वो जो भी परियोजनाएं हैं वो यहाँ की इस प्राकृतिक सुंदरता के लिए, यहाँ की प्रकृति के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए, यहाँ की पारिस्थितिकी के लिए बेहद खतरनाक परियोजनाएं हैं। बल्कि प्रकृति को, पर्यावरण को, पारिस्थितिकी को, यहाँ के जीवन को तहस नहस कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं। इस यात्रा के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया हो तो उसमें ये सवाल उठना लाजमी है कि उत्तराखंड को आखिर हासिल क्या हो रहा है। लोगों की ज़मीनें छीनी गई, लोगों की ज़मीनें अधिग्रहित की गई, कृषि योग्य भूमि थी वो अधिग्रहित की गई और दशकों बाद भी उन पर हवाई जहाज नहीं चलता। तो जब ये दावा किया जा रहा है कि भाई हवाई सेवाओं का विस्तार किया गया तो पहाड़ के ये इलाके, इनकी ये जो हवाई पट्टियां हैं, जो लोगों की ज़मीनें छीन करके बनाई गई हैं, वो हवाई पट्टियां सुनसान क्यों हैं? गौचर में हवाई पट्टी बनी, चिन्यालीसौड़ में हवाई पट्टी बनी और पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी बनी, नैनीसैंड की हवाई पट्टी, और वो हवाई पट्टियों में हवाई जहाज नहीं चलते। आखिरकार एक ऐसे मौसम में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब वहाँ कोई नहीं रहता है तो तब इन मजदूरों को वहाँ क्यों रखा गया? ऐसी साइट पर क्यों रखा गया जहाँ से एवलांच आने की संभावना पहले से जताई जा रही थी? बनेगी ये बताना चाहिए कि उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिसके लिए ये मजदूर काम करते थे। इन मजदूरों के लिए किसी मुआवजे की कोई घोषणा न तो मृतकों के लिए न घायलों के लिए हुई है। लेकिन ये बात, ये केदारनाथ और हेमकुंड में रोपवे की बात, ये 2022 से लगातार दोहराई जा रही है। दीदी भूलियों के प्रति उनके प्रेम की वास्तविकता क्या है, उसकी असलियत क्या है? अंकिता भंडारी भी इसी उत्तराखंड की भूली, इसी उत्तराखंड की बेटी थी और उसके हत्या की वजह जो वीआईपी बना, आज तक प्रधानमंत्री जी की जो डबल इंजन की सरकार है वो उस वीआईपी के नाम का खुलासा करने को तैयार नहीं है कि अतीत में जिस समय उन्हीं प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में यह खुलासा हुआ कि विधानसभा में उन्होंने बैकडोर से नियुक्तियां की, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में उनके साथ फोटो खिंचवाया और जब सड़क पर सरेआम वो मारपीट करते देखे गए तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्च के महीने में शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करने के लिए आए प्रधानमंत्री ने अधिकांशतः वही उन्हीं बातों को दोहराया जो पिछले एक दशक से वे लगातार चुनावी रैलियों में कहते रहे हैं, चुनावी रैलियों में लोगों से बोलते रहते हैं। अपना जो चुनावी उनकी शैली है, उसी चुनावी शैली के अंदाज में गढ़वाली में अपने भाषण की शुरुआत की और एक हिस्सा है जो इसी बात पर मोहित होता है, इसी बात पर फिदा होता है कि प्रधानमंत्री 4 शब्द गढ़वाली के बोलते हैं शुरुआत में, या जहां जाते हैं वहां की स्थानीय भाषा में बोलते हैं कि अतीत में जिस समय उन्हीं प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में यह खुलासा हुआ कि विधानसभा में उन्होंने बैकडोर से नियुक्तियां की, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में उनके साथ फोटो खिंचवाया और जब सड़क पर सरेआम वो मारपीट करते देखे गए तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की महिलाओं का जिक्र किया, दीदी भूलियों कहकर उनको संबोधित भी किया, अलग से फिर उन दीदी भूलियों का जिक्र किया। लेकिन इसके बीच में ये सवाल फिर खड़ा होता है कि अंकिता भंडारी भी इसी उत्तराखंड की भूली, इसी उत्तराखंड की बेटी थी और उसके हत्या की वजह जो वीआईपी बना, आज तक प्रधानमंत्री जी की जो डबल इंजन की सरकार है वो उस वीआईपी के नाम का खुलासा करने को तैयार नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि दीदी भूलियों के प्रति उनके प्रेम की वास्तविकता क्या है, उसकी असलियत क्या है। कल ये घोषणा हुई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केदारनाथ और हेमकुंड के लिए रोपवे का अनुमोदन कर दिया है और आज जब मुखबा में प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए वो जो कुछ कर रहे हैं उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्होंने जिक्र किया कि केदारनाथ और हेमकुंड के लिए रोपवे की अनुशंसा कर दी गई है। लेकिन ये बात, ये केदारनाथ और हेमकुंड में रोपवे की बात, ये 2022 से लगातार दोहराई जा रही है। इस संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री के पुराने ट्वीट्स, पुराने फेसबुक पोस्ट देखे जा सकते हैं। 2022 में उन्होंने हेमकुंड केदारनाथ रोपवे की बात की, केदारनाथ के और हेमकुंड के रोपवे की बात मुख्यमंत्री ने 2023 में फिर दोहराई और यह 2025 है। तो एक तरह से पुनः पुरानी घोषणाओं से लोगों को प्रधानमंत्री के नाम पर या प्रधानमंत्री की ओर से बहलाने की कोशिश की जा रही है।
माणा में हाल में एवलांच में मारे गए मजदूरों को श्रद्धांजलि देने से अपनी बात शुरू की। लेकिन प्रधानमंत्री से सिर्फ ये अपेक्षा नहीं है कि वे श्रद्धांजलि देने की रस्म अदायगी भर करेंगे, बल्कि उनको तो ये पूछना चाहिए था, या उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए था कि आखिरकार एक ऐसे मौसम में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब वहां कोई नहीं रहता है, तो तब इन मजदूरों को वहां क्यों रखा गया, ऐसी साइट पर क्यों रखा गया जहां से एवलांच आने की संभावना पहले से जताई जा रही थी, मौसम की भविष्यवाणी थी, उसके बावजूद क्यों लोगों को वहां से हटाया नहीं गया। प्रधानमंत्री को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए, राज्य की सरकार को जवाब देना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहिए था, श्रद्धांजलि की रस्म अदायगी करने भर से बात नहीं बनेगी, ये बताना चाहिए कि उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिसके लिए ये मजदूर काम करते थे। इन मजदूरों के लिए किसी मुआवजे की कोई घोषणा न तो मृतकों के लिए न घायलों के लिए हुई है। हमारे साथी कॉमरेड अतुल सती जी ने पिछले दिनों ये सवाल उठाया, तो इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो ये सिर्फ श्रद्धांजलि के जवानी जमा खर्च से तो बात बनती नहीं है। प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि भाई उत्तराखंड में कैसे रेल, सड़क और हवाई अड्डे और हेलीपैड्स का जाल वो बिछा रहे हैं। तो ये जो हवाई अड्डे का जिक्र है, तो हम तो याद करते हैं कि भाई यहाँ बहुत पहले से गौचर में हवाई पट्टी बनी, चिन्यालीसौड़ में हवाई पट्टी बनी, और पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी बनी, नैनीसैंड की हवाई पट्टी, और वो हवाई पट्टियों में हवाई जहाज नहीं चलते। लोगों की ज़मीनें छीनी गई, लोगों की ज़मीनें अधिग्रहित की गई, कृषि योग्य भूमि थी वो अधिग्रहित की गई, और दशकों बाद भी उन पर हवाई जहाज नहीं चलता। तो जब ये दावा किया जा रहा है कि भाई हवाई सेवाओं का विस्तार किया गया, तो पहाड़ के ये इलाके, इनकी ये जो हवाई पट्टियां हैं, जो लोगों की ज़मीनें छीन करके बनाई गई हैं, वो हवाई पट्टियां सुनसान क्यों हैं। लंबे अरसे से जिस परियोजना को चार धाम परियोजना कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2016 में चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने की थी, तब उन्होंने इसको ऑल वेदर रोड कहा था। उसके बाद इसको चुपचाप चार धाम परियोजना कहा जाने लगा, और आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से इसको चार धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना कहा। तो ऑल वेदर तो ये इसी मायने में है कि हर वेदर में ये सड़क टूटती रहती है। जहां जहां इस सड़क को चौड़ा करने की इस परियोजना का काम हुआ, वहां वहां ये लगातार स्लाइड करती रहती है। सैकड़ों नए स्लाइडिंग जोन्स इस परियोजना में बने। तो इस मायने में ये ऑल वेदर है। इसके अलावा इसकी ऑल वेदर जैसी कोई खासियत नहीं है। और सिलक्यारा जैसी दुर्घटना इसी सो कॉल्ड ऑल वेदर रोड पर हुई थी, उसके काम में लापरवाही बरतने के लिए हुई थी। हम तो तब से ये मांग करते रहे कि वो जो कंपनी उस सिलक्यारा टनल को बना रही थी, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अब तक इस पर भी खामोशी बरते रखी। प्रधानमंत्री जी बहुत बोलते हैं, लेकिन जनता के सवालों पर वो कुछ नहीं बोलते। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई घाम तापो टूरिज्म का आइडिया वो लेकर के आए, लोगों की शिक्षा घाम लगा दी, लोगों का स्वास्थ्य घाम लगा दिया, लोगों का रोजगार घाम लगा दिया। अब लोगों को बता रहे हैं घाम ही तापो। मवासी घाम लगाने पर उतारू है उनकी सरकार तो लोगों की। तो उसके बाद घाम तापने का विकल्प वो लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और उसके साथ साथ देश के तमाम लोगों से प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया कि उनको उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए यहाँ आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वो जिस तरह की परियोजनाएं उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार यहाँ चला रही है, वो जो भी परियोजनाएं हैं, वो यहाँ की इस प्राकृतिक सुंदरता के लिए, यहाँ की प्रकृति के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए, यहाँ की पारिस्थितिकी के लिए बेहद खतरनाक परियोजनाएं हैं। बल्कि प्रकृति को, पर्यावरण को, पारिस्थितिकी को, यहाँ के जीवन को तहस नहस कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं। तो जिस सौंदर्य का वो वर्णन कर रहे हैं, उस सौंदर्य का नाश करने पर उनकी अपनी सरकार और उनकी परियोजनाएं तुली हुई हैं। उसी मुखबा और गंगोत्री के इलाके में भी सड़क चौड़ा करने के लिए कितने पेड़ों की बलि ली जाने वाली है, इस पर समय समय पर इसका चर्चा होता रहता है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री की ये यात्रा समझ से परे है कि वो लोगों को क्या कहना चाहते थे, क्या देना चाहते थे। उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड का महत्व समझाने की वो कोशिश कर रहे थे। ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। और
विंटर टूरिज्म का प्रमोशन करना है, इसलिए हरसिल जैसी जगह में, एक ऐसे इलाके में जो संवेदनशील जगह हैं, वहां जाकर के बड़ी भारी जनसभा करनी है, लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी है, ये भी समझ से परे बात है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी की यात्रा से उनका मनोरंजन भले हुआ हो, उन्होंने 2-3 घंटे की यात्रा में 4 बार सूट बदल लिया हो, उससे ज़्यादा उत्तराखंड को, उनके पुरानी चुनावी भाषणों से ज़्यादा उत्तराखंड को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। ये बात कहने की नौबत इसलिए भी है क्योंकि अखबारों को भी हमने बयान जारी किए हैं, लेकिन अखबारों पर जिस तरह के विज्ञापनों का प्रभाव है और सरकार के खिलाफ, सरकार की आलोचना, निंदा में समाचार माध्यम कुछ भी सुनना नहीं चाहते, तो तब ये बात कहने की ज़रूरत पड़ती है कि जब चारों तरफ इस यात्रा के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया हो, तो उसमें ये सवाल उठना लाजमी है कि उत्तराखंड को आखिर हासिल क्या हो रहा है। ये 1 दशक से जो चुनावी आश्वासन, चुनावी भाषण, उसमें बातें की जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड को डबल इंजन से डबल तबाही, डबल बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस फरेब से बाहर निकलने की ज़रूरत है और उत्तराखंड को अपने असल मुद्दों पर खड़े होने की ज़रूरत है। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।